नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल में सभी राष्ट्र प्रेमी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे बसंत की बयार आती है और गुलशन में फूल महक उठते हैं, जैसे सावन की ऋतु आती है और बारिश की रिमझिम फुहारें शुरू हो जाती हैं, वैसे ही भारत के मानचित्र में 2024 के चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गर्मियां, राजनीतिक संकल्प और राजनीतिक षड्यंत्र आयोजित होते जा रहे हैं और उसमें द्रुत गति से सब दौड़ने लगे हैं। दोस्तों, सत्ता को हथियाने का जो माध्यम है वो अगर विध्वंस हो तो उससे दुष्परिणाम आते हैं, और अगर वो राष्ट्रीय मूल्यों के साथ हो तो उसके अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। अभी हम देश में जो तैयारियां देख रहे हैं 2024 की, जैसे कई प्रकार की यात्राएं चल पड़ी है, कई प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कई प्रकार के आक्षेप किए जा रहे हैं और लोगों में कैसे बेचैनी फैले, भारत का जनमत कैसे बिखर जाए, ऐसी हीन कोशिशें हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। लोकशाही में लोक सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि है। तो जो राष्ट्रवादी सिद्धांत है उसके जो विपरीत विचार करते हैं, जैसे वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, ये सारे जो विचार के एक समूह है, इससे देश कमजोर होता है। तो आपसे हमारी अर्ज है कि आप जहां भी हो, आप राष्ट्रवादी विचारों के साथ रहिए, हमारे राष्ट्रीय जागरण अभियान के साथ भी आप जुड़िए। हम सब मिलकर इस देश को आधुनिक समय का श्रेष्ठ देश बनाएं, ऐसे प्रयत्न करें और राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ रहें। तो दोस्तों, ब्रह्मनाथ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक और अपने परिजनों तक पहुंचाएं। बस यही हमारी प्रार्थना है, ताकि हमारे विचार जो हैं हर जगह फैले और हर जगह जागृति आए, और हर एक लोग जो हैं, हम एक आंदोलन बनकर ऐसे नकारात्मक जो लोग हैं या नेता है या जो राजकीय फिलसूफी है, उसके सामने खड़े हो सके और राष्ट्रवाद को मजबूत कर सके। दोस्तों, आज हमारी न्यूज़ टेबल पर बहुत सारे समाचार हैं, उनमें से थोड़े से समाचार हम लेंगे। तो आइए चलते हैं पहले हमारे देश देशांतर विभाग में। तो देखिए देश देशांतर। नमस्कार दोस्तों, देश देशांतर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हमने बात कही कि बड़ी बड़ी यात्राओं की उद्घोषणाएं हो रही है, हर नेता कोई न कोई यात्रा से अपने को जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है और निकल पड़े हैं। कहीं अखिलेश निकल पड़े हैं, कहीं कोई निकल पड़े हैं, दक्षिण में कोई निकल पड़े हैं, उत्तर में कोई निकल पड़े हैं। वैसे ही आज हम बात करेंगे नीतीश बाबू जी की। देखिए, नीतीश बाबू की यात्रा का एक लघु वीडियो आपको दिखाते हैं। आप जरा पहले वो देखिए, फिर इस पर हम बात करेंगे। वाल्मीकि नगर, जी हाँ, पश्चिमी चंपारण की वाल्मीकि नगर से यह समाधान यात्रा की शुरुआत हुई। देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार समाधान यात्रा में चल रहे हैं।
लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अफसरों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे कार्य हो जो अब तक हुए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, उनसे साथ-साथ पूछ रहे हैं, क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। इस दौरान समाधान यात्रा के दौरान सर्दी बहुत है इस वक्त बिहार में, जैसा कि मौसम विभाग की खबरें भी आ रही हैं और इसको लेकर के शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने नीतीश कुमार को सर्दी को देखते हुए समाधान यात्रा को स्थगित करने की डिमांड की है। को देखते हुए सर्दी से पार पाने के लिए नीतीश कुमार के इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोट पहने हुए, मफलर लगाए हुए हैं और उस दौरान वह मुस्कुराते हुए भी दिखे, लोगों से बात करते हुए, अफसरों से, जो उनका अंदाज है अपना, देखते हैं किस तरीके से। दोस्तों, अभी आपने नीतीश कुमार की यात्रा का वीडियो देखा। ये वीडियो अपने आप में कई बातें कह रहा है। नीतीश जी की अपनी राजकीय कारकिर्दी में उन्होंने अभी तक 13 यात्राएं निकाल चुके हैं। कभी सामाजिक न्याय के लिए, कभी लोकतंत्र के लिए और कभी गुंडागर्दी के खिलाफ। लेकिन अभी तक का जो बिहार का सिनेरियो हम देखें तो उसमें फलश्रुति क्या रही, ये कोई वो कभी बता नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है उसकी यात्रा की आत्मा ही विकृत थी और हमेशा स्वार्थ भाव से जो काम किया जाता है उसका परिणाम शून्य रहता है। तो नीतीश बाबू को ठीक तरह से समझें ताकि वो जातिगत राजनीति की जो कोशिश कर रहे हैं उनको जितना हम समझेंगे उतना ही भारत के राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होगी, क्योंकि इस देश को जातिवाद खा जा रहा है। फिर से वो जातिवाद को खड़ा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं। नाम तो दिया है समाधान यात्रा, लेकिन क्या समाधान, किससे समाधान करेंगे? गरीबी से, बिहार में बढ़ती जाती जो गुनाखोरी है उससे, शराब की जो विक्रेता है उससे, किससे समाधान वो करेंगे? बिहार की गरीबी को अगर वो जानते तो बिहार के विकास में अपना तन मन सब लगा देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिहार की पिछड़ी जातियां आज भी पिछड़ी हैं, गरीब है और आज के जो विकास के जो मापदंड है उससे जोजनों दूर है। देखिए, समाधान यात्रा में निकले तो हैं, लेकिन हम आपको एक दिखा रहे हैं एक तस्वीर। बिहार विधानसभा के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी ने नीतीश जी के सम्मान में यात्रा के दरमियान एक भोज रखा है। देखिए कैसे भोज, शाही भोज बन गया है। एक चित्र देखिए। दोस्तों, ये शाही भोज को देखकर आपके मन में जरूर विचार आया होगा कि बिहार के गरीब या पीड़ित लोग क्या इसी तरह का खाना खा रहे हैं? लेकिन अफसोस है, हमारे नेताओं का चरित्र हमेशा ऐसा रहा है जिससे एक छलना पैदा होती है। नीतीश जी का पूरा चरित्र भी ऐसे ही छलना का एक रूप है। नीतीश जी, लालू प्रसाद जी, ये सब गरीबी की बातें करते करते आज बरसों से बिहार में शासन कर रहे हैं और बिहार जैसा का तैसा ही है। न उसमें कभी सामाजिक न्याय दिखने को मिला, न कायदा और व्यवस्था की कोई गारंटी किसी को मिली, न बहनों को संरक्षण मिला, न नशाखोरी से बिहार मुक्त हुआ, न गुंडागर्दी से हुआ। और आज बिहार के लाखों लोग जो हैं वो रोजगार में भारत में इधर उधर काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी रोजगार नहीं दे पाए हैं। उल्टे जो रोजगार की मांग करते हैं वो परीक्षार्थी विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करते हैं। अब ऐसे नीतीश बाबू जो दो चरित्र रखते हैं, उसके बारे में एक बार के उसके साथी प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं उसकी समाधान यात्रा पर, देखिए एक छोटा सा वीडियो उस पर भी।
ये नीतीश जी की पेपर पे 14वीं यात्रा है और अभी सुबह में ही मुझे किसी ने उसका शेड्यूल भेजा है। मतलब मुख्यमंत्री अपने बंगले से निकलकर प्रशासनिक काम को यात्रा का नाम दे देते हैं। भाई आप एक दिन चंपारण में, बेतिया में आएंगे, कुछ अफसरों और कुछ सिलेक्टेड लोगों से मिलेंगे, अगले दिन आप मोतिहारी में हैं, अगले दिन आप शिवहर सीतामढ़ी में हैं और एक एक दिन में आप हर जिले को टच कर रहे हैं। वहां पर भी कोई लंबा चौड़ा उनका पब्लिक इंटरेक्शन का कार्यक्रम नहीं है, जहां तक मैं देख पाया हूं। आप लोग पत्रकार हैं, आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। उन्हीं अफसरों से जिनको वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से या पटना बुलाकर बात करते हैं, उनसे आकर यहाँ बात करेंगे। जनता से कोई सरोकार है नहीं। मुझे पिछले 3 दिन में जितने लोग मिले वो बता रहे हैं कि अभी से अफसर बुलाकर उनको चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भैया क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस पहली बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, इसको यात्रा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या नीतीश बाबू की समाधान यात्रा, उद्देश्यों में अगर प्रामाणिकता नहीं होती तब तक उसके कोई भी सकारात्मक परिणाम कभी भी नहीं आ सकते हैं। और भारत की जनता को इन लोगों से सावधानी रखनी चाहिए कि वर्षों से ये लोग राजनीति में है और ऐसी ही बातें करके गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को, पिछड़े लोगों को उकसाकर मत ले जाते हैं, अपनी राजनीति चलाते हैं और खुद मजबूत बनते हैं और जनता वहां की वहां रहती है। कभी इंदिरा जी ने भी एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस कभी गरीबी हटा नहीं पाई। हाँ, अपनी गरीबी उन्होंने जरूर दूर कर दी। तो देखिए, आपको दिखाते हैं राहुल जी की यात्रा का भी एक वीडियो। दोस्तों, हम कोई ज्ञानी नहीं है, फिलोसोफर नहीं है, लेकिन इस देश काल की स्थिति को देखते हुए चिंतित रहते हैं, आप जैसे ही। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। नीरज जी के ये बोल भारत के हर आदमी से हमें जोड़ते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में लोक राष्ट्र के लिए होता है। हर एक सिटीजन अपने राष्ट्र के लिए ही होता है और राष्ट्र पूरा हर सिटीजन के लिए होता है, जनता के लिए होता है। लेकिन हमारे नेता सत्ता के लिए देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को स्वाहा करने में लगे हैं। देखिए, राहुल जी ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया, क्या किया, क्यों किया, उसका वो कभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चाइना के पास से पैसे लिए, क्यों लिए, क्या भारत का सम्मान इसमें रहा, तो इसका खुलासा भी उन्होंने कभी नहीं किया। तो ये लोग जनता को महान मानते ही नहीं है, अपने खुद को महान मानते हैं। यही एक बहुत बड़ी दुविधा है। दूसरी बात अब हम लेते हैं, उसी बिहार में समाधान यात्रा के साथ साथ क्या हो रहा है, जातीय गणना। बिहार में जातीय गणना का आदेश निकल चुका है। देखिए एक छोटा सा वीडियो। बिहार में शनिवार से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई। सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की गिनती कर रहे हैं।
पता लगा रहे हैं कि वे किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है। जातीय जनगणना 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण में घरों की गिनती। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जबकि दूसरे चरण में जातियों की गिनती होनी है। करीब 2 लाख कर्मचारियों को जनगणना काम में लगाया गया है, जो बिहार के करीब 14 करोड़ लोगों की जाति की गणना करेंगे। जातिगत जनगणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बिहार सरकार जातिगत जनगणना क्यों करा रही है, क्यों कास्ट सेंसस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। जाति के आधार पर ही वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी। केंद्र सरकार हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही है, जबकि केंद्र के रवैये से निराश बिहार सरकार ने अब खुद गणना कराने का फैसला किया। दोस्तों, जातिवादी गणना एक राजकीय एक वेपन है, एक हथियार है। लोगों का मत लेने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, जातियों में भटकाव करने के लिए, आपस में जातियों का भटकाव करके फिर उसको इकट्ठा करके फिर नए सपने दिखाकर खुद की सत्ता मजबूत करना। दोस्तों, जाति गणना का मतलब यह है कि वो घर घर जाकर पूछेंगे अब कौन जात के हो। जबकि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि देश में से जात पात निकले, सब एक सिटीजन की तरह रहे, सब भारतीयता की रहे, समान सिविल कोड हो, तभी देश आगे प्रगतिशील रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी हमारी राजनीति वही चल रही है, किस जाति के हो, इस जाति के लोग यहाँ ज्यादा है तो इस जाति का सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इसे। ये सोशल इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज है, भारत को तोड़ने के लिए, भारत के विकास को रोकने के लिए। तो जागो इंडिया जागो, यही हमारा मैसेज है। दोस्तों, भारत को बर्बाद करने पर तुली हुई ऐसी राजनीति को परास्त किया जाना चाहिए। ऐसे नेताओं को पछाड़ कर फेंक देना चाहिए और अंधकार से हमें उजाले की ओर समान से आगे बढ़ना चाहिए। ब्रह्मनाथ इसी बात का हम कर रहे हैं कि भारत आगे बढ़े, जातिवाद को भुलाकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसे सनातन मूल्यों पर भारत आगे बढ़े लोकशाही ढंग से। लेकिन हमारे नेताओं की ये नौटंकी आप देखिए। अभी हम आपको आज दूसरा भी दिखाते हैं। अभी दिल्ली एमसीडी में क्या हुआ। एमसीडी में जो तथाकथित गुंडे जो अंदर घुस गए हैं, उन्होंने गुंडागर्दी की चरम सीमा भी लांघ दी। दिखाते हैं आपको एक छोटी सी तस्वीर। दोस्तों, एक तस्वीर हम और भी दिखाते हैं जो एक बहुत बड़े खिलाड़ी की है। देखिए, उसमें अदब नहीं है, वो राष्ट्र प्रेम को जानते ही नहीं है, राष्ट्र ध्वज पर पैर रख के बैठे हैं। एक तस्वीर देखिए। दोस्तों, ये भारत की स्थिति है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब जुड़ जाएं, इस देश में राष्ट्रवाद जगाएं। हजारों साल के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, हजारों साल के बाद हमारी संस्कृति आज़ाद हुई है, हजारों साल के बाद हम अपने निर्णय आप ले सकते हैं और देश गगनयान जैसी यात्राओं का आयोजित कर रहा है। अब देखिए हमारे करीब के देश में क्या हो रहा है। अभी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में चीन की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा निम्न स्तर पर पहुंच गई है चीन की आर्थिक व्यवस्था और चीन आर्थिक तौर पर बर्बाद होने जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी छिन्न भिन्न हो रहा है।
आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है। अब तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के टीटीपी के ज़मीनी कार्यकर्ता, जो कभी वो लोग उसका उपयोग दहशत फैलाने में करते थे, आज वो उनके सामने हो गए हैं। अभी पाकिस्तान में आईएसआई के एक अफसर नासिर भट्ट की इस्लामाबाद में टीटीपी वालों ने हत्या कर दी। उसके बाद टीटीपी वालों ने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ सीज फायर किया था अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वो भी तोड़ दिया। और अब वो बलूची जो स्वातंत्र प्रेमी लोग हैं वो और पख्तून लोगों को, जिन पर बहुत अन्याय किया गया था, उनको साथ लेकर पूरे पाकिस्तान पर कब्जा जमाने की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को फौजी और ऐसे बेईमान नेताओं की से हम आज़ाद करवाएंगे और वहाँ सच्चे इस्लाम की स्थापना करेंगे। हम चाहते हैं कि पड़ोस में ऐसे लोग हमारे साथ आए जो प्रगतिशील भी हो, ईमानदार भी हो और अपने उद्देश्य में हमेशा सच्चे हो। तो टीटीपी के साथ जो चल रहा है उसके बारे में भी हमने आपसे बात की। आने वाले समय की ये सब ऐसी रेखाएं हैं जो आगे चलकर हमारे ख्याल से राजनीति और हमारे आसपास के वातावरण को वो भयजनक बनाएगी। चाइना का पिछड़ापन हो जाना, नेपाल में सत्ता बारंबार बदल जाना, श्रीलंका में आर्थिक दुर्व्यवस्था अभी तक सुलझी नहीं है, और पाकिस्तान एक ऐसा खतरनाक देश बनता जा रहा है, पता नहीं वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा, जिंदा रहेगा या फिर से टुकड़े हो जाएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, हमारे आसपास की इन परिस्थितियों के बीच में भारत जैसे कीचड़ में एक कमल उछलता है, ऐसी रीति खिल रहा है। इस तरह से भारत खिल रहा है। एक कमल की तरह भारत जो है कीचड़ में से निकल रहा है। उसकी सुरक्षा करनी है। ऐसे अलगाववादी, भाषावादी, जातिवादी, वंशवादी, तुष्टीकरणवादी नेताओं और राजनीति को हमें बिल्कुल समझ के साथ मुकाबला करना है उसके सामने, और उन नेताओं को अपनी हैसियत दिखा देनी है। उन राजकीय पक्षों को भी पछाड़कर हमें बता देना है कि भारत अब राष्ट्रवाद के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। भारत के जवानों, भारत के बुद्धिजीवियों, भारत के पत्रकारों, भारत के लेखकों, भारत के कवियों सब एकजुट मिलकर अगर भारत को बनाने का संकल्प करेंगे तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मनाद हो जाएगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें, और अशांति फैलाने वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष तो चाहता है कि दंगा भी फैल जाए, लेकिन क्यों नहीं दंगा शुरू होता, हमें भी आश्चर्य होता है, क्योंकि वो इतना उकसा रहे हैं हर लोगों को। संविधान खत्म हो गया है, न्यायालय जो हैं वो खत्म हो गया है, सारी गवर्नमेंट संस्थाएं खत्म हो गई हैं, और बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। कोशिश तो बहुत करते हैं किसी बहाने से दंगा फैले, किसी बहाने से बेचैनी फैले, किसान दुखी है, ये सारी बातें वो करते हैं। लेकिन पता नहीं ये नरेंद्र मोदी जी की किस्मत ही है या भगवान की कृपा ही है कि अभी तक भारत में कोई बड़े दंगे फैलने दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि विपक्ष की बहुत बड़ी कोशिश है। विपक्ष तो यह भी कहता है कि ये राष्ट्र जो हैं वो सार्वभौमत्व का राष्ट्र नहीं है। राहुल जी कहते हैं ना, इट्स अ बंच ऑफ स्टेट, यानी कि सब राज्य मिलकर ये देश बनाए। ये बहुत गंभीर एक बात कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यों को संघ से अलग हो जाने की भी परमिशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये राहुल जी जो हैं मिसलीड करते हैं, या तो अपना अपरिपक्वता दिखाते हैं या अपना अज्ञान दिखाते हैं। देखिए, ऐसे नेता बड़ा प्रधान बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसी दौड़ में लगे हैं। अब इस देश को हमें ही संभाल कर रखना पड़ेगा। सब राष्ट्र प्रेमियों को आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण अभियान इसी विचार से हमने बनाया है। इसके साथ जुड़िए,
आइए हम सब साथ मिलकर फिर से आपको बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा करें और आगे बढ़ाएं। दोस्तों, इसीलिए फिर से आपसे प्रार्थना है, आप हमारे साथ जुड़िए, आप ब्रह्मनाथ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बांटें और इस विचार को हम मिलकर, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है, इसका एक उद्देश्य यही है कि हम मिलकर सब भारत की सेवा करें, राष्ट्रवाद की सेवा करें। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे जो स्थायी स्तंभ है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम में आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य है, बहुत ही बड़े महात्मा है। वो इस देश के बारे में क्या कह रहे हैं, इस देश के बुद्धिजीवियों के बारे में क्या कह रहे हैं, वो इस देश के पत्रकारों के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या उसमें से हमें सीखना चाहिए। प्लीज जरा देखिए आप। कुछ दुखदाई बात हम बताते हैं आपको। 1-1.5 साल पहले मैंने देखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां तो तब लोग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते थे ट्रंप के विरोध में, ये सब होता था। एक मैंने देखा कि कई प्रोटेस्ट हुए बाय इंडियन स्टूडेंट्स अगेंस्ट समथिंग इन इंडियन गवर्नमेंट, कुछ सीए एनआरसी कुछ भी, देयर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उन स्टूडेंट से बात किया, आई स्पोक टू देम। यू सी, हैव यू एवर नोटिस्ड किस इतने सारे देश से स्टूडेंट्स है वहां पर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? कभी देखा किसी देश के स्टूडेंट अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इन इंटरनेशनल फील्ड? कभी नहीं। आई नेवर सॉ इट एंड दे आल्सो कुड नॉट से, हाँ ऐसा तो कभी नहीं देखा। क्या उन सब देशों में कुछ गलत नहीं है? इंडिया से बहुत ज्यादा बुरा हाल है उधर, मेनी मेनी कंट्रीज मच वर्स। तो ये क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? द रियल रीजन इज, ये बहुत खतरनाक रीजन है। इट्स नॉट रियली कि मैं ये पॉलिटिकल इशू को सपोर्ट करता हूं, हमारा गवर्नमेंट या कोई कुछ खराब कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें, दैट यू कैन डू। बट मैंने एकदम नजदीक से देखा कि द रियल रीजन एक अपने ऊपर हीन मानसिकता है। आई टेल यू, दे में सी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स में सी, उनको बुरा भी लग सकता है कि मैं बोल रहा हूं उनके बारे में ऐसा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स इन ऑल ऑफ अस, उसमें है। The real reason I am protesting against my country, my government, some policy is मैं अपने जो गोरे फ्रेंड्स हैं, white skinned boys and girls in my class, उनके सामने हीरो बन सकूं। अपना देश, अपना कल्चर को गाली देना एक हीरो बनने का एक तरीका है, गलत तरीका है और bound to fail। आप हीरो नहीं बन सकते, they will not respect you। लेकिन कहीं लगता है हम इनसे नीचे हैं तो कैसे इनकी बराबरी करें। I'm also very cool. Being cool is, I'm also very cool. I can criticize my country. मैं इतना forward thinking हूँ। I never saw that same thing in any other student group. Unfortunate, very unfortunate. It comes from a sense of inferiority. अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसलिए अपने देश के ऊपर श्रद्धा नहीं है। Look at the difference in what Swami Vivekananda did. More than 100 years ago, one of the speakers pointed out, going there at that time when this country was colonized, when this country was desperately poor, people were starving, illiterate, under a foreign power, सब लोग नीचा देखते थे भारत को। तब के दिनों में जाकर स्वामी विवेकानंद in the West, at no point did he ever once criticize India. Not only that, at every time when India was attacked, he defended India fully. He did not give 1 inch of ground. And when he came back to India, he did not spare us. Her lecture big against casteism, against the oppression of women, against superstition, he hit us very hard. लेकिन उनका क्या था? आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके मुंह पर, आपके पीठ पीछे, आपको आई विल डिफेंड यू टिल माई डेथ। This was the spirit of Vivekananda. In contrast to that, I am sorry to say, there are students की बात नहीं कर रहा हूं, they are young. There are any number of professors in American universities, अच्छी positions में हैं, our own intellectuals, Indians, who have made an industry out of criticizing India. और तो वहां गोरे लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? ये इंडियन प्रोफेसर आके बोल रहे हैं कि इंडिया इतना बुरा है, तो
Students will be confused. So this is something that it comes from lack of Shraddha. I don't have Shraddha in myself. I cannot have Shraddha in my culture. एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको. हम पढ़ रहे थे जब at the peak of the COVID, तो यहाँ का सरकार ने they had made an announcement that इतने बजे क्या वो शब्द शंख बजेंगे, घंटा बजेंगे, बेल बजेंगे, तो ये सब for a few minutes every day to raise the morale of the people and what not. और तब मैं पढ़ रहा था, तब I was in New York. हमारे बुद्धिजीवी जो इधर हैं उस पर हंसी मजाक उड़ा रहा था, ये क्या गंवारपन है, असली काम करो, ये घंटा बजाने से थोड़ी कुछ घंटा होगा. And you know, I was so hurt by this because I was sitting in New York और हर दिन 6:30 बजे न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में घंटा बजाते थे, बर्तन बजाते थे, हॉर्न बजाते थे. न्यूयॉर्क मेयर had told them every day at 6:30 p.m. जब at that time COVID infection was at its maximum in the world in New York. हर दिन, every day, at the peak, number of deaths in one city in New York was more than 1,000. अभी भी हडसन रिवर के तट पर देर आर रेफ्रिजरेटेड, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, उसमें क्या है, डेड बॉडीज हैं, कोई क्लेम नहीं किया है. हम लोग को कैसे पता चला? जो ट्रक के मालिक हैं बोले भाई अब तो हमारा ट्रक वापस करो, बॉडीज को जलाओ. एट दैट टाइम न्यूयॉर्क मेयर हैड सेड. अब नाउ माय फीलिंग इज पीपल डिड नॉट नो दिस. हम जब बताए इंडियंस को, उनको पता नहीं था. ऐसा, अच्छा ऐसा हुआ है. आई कैन टेल यू विद गारंटी, वो सेम बुद्धिजीवी अगर उनको पता चलता कि न्यूयॉर्क में ऐसा होता है तब वो चुप हो जाते. दोस्तों, जैसा कि आपने वंदे मातरम में देखा, बस वही हमारा कहना है. आज तो इतना ही. फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नए विचार लेकर, कुछ नई सोच लेकर, कुछ नए समाचारों का माध्यम लेकर आपसे बात करेंगे. नए मुद्दे हमारे साथ जो आएंगे वो आपसे शेयर करेंगे. हमारी फिर से प्रार्थना है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, देखें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं. ये राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा होगी और ये राष्ट्रीय जागरण अभियान को एक बहुत गति मिलेगी इससे. तो यही प्रार्थना के साथ हम आज आपसे विदाई लेते हैं. धन्यवाद. जय हिंद.